नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाक पाक जपना, हिंदुस्तान का पैसा अपना, यही तो किया है अभी तक कश्मीर में अलगाववादियों ने। हमेशा हिंदुस्तान से पैसा लेते रहे, पैसा खर्च होता रहा उनकी सुरक्षा पर, उनकी यात्रा पर, उनके रहने पर, लेकिन इन सब के बीच फायदा पाकिस्तान को वो पहुंचाते रहे। महबूबा मुफ्ती अलगाववादियों को अलग थलग करने में लगी है। केंद्र सरकार तमाम सियासी दलों की सहमति से आगे बढ़ती दिख रही है। इसी कड़ी में आज एक सर्वदलीय बैठक दिल्ली में हुई। हल्ला बोल में आज चर्चा इस बैठक के अंजाम पर होगी, लेकिन बड़ी बहस इस सवाल पर कि देश का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा अलगाववादी नेताओं की ऐश का जरिया क्यों बन रहा है? कौन जिम्मेदार है? कब रुकेगा ये? कोई नहीं चाहता इस तरह से तोड़ फोड़ मारपीट, कोई नहीं चाहता। सिर्फ वो चाहते होंगे जिनके अपने ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मैंने कहा ना, दुबई में, मलेशिया में, बेंगलोर में आ गई नहीं मासन आ गई तो ईमान छो रात क्यों जाते हैं, घरों में घूमते हैं, वो पुलिस से डरते हैं, बच्चों को बोलते हैं गोलियों का मुकाबला करो, पैलेट गन का मुकाबला करो। कश्मीर को अलगाववाद की भट्टी में झोंकने वाले तबके पर दिल्ली से श्रीनगर तक की सरकारें तिलमिला गईं। हीलिंग टच की नीति में कश्मीर मसले का हल देखने वाली पीडीपी हुर्रियत पर अचानक बेहद हमलावर हो उठी। तो मोदी सरकार के मंत्री यहां तक कहने लगे हैं कि अलगाववादियों से आतंकवादियों जैसा सुलूक होना चाहिए। अलगाववादियों के और साथ में अलगाववादियों के साथ में दूसरा जो ग्रुप है जो टेररिस्ट भी है, ये दोनों को भी हमने देखने का नजरिया एक ही रखना चाहिए। इतना है कि वो गोली चलाते हैं, ये गोली करते हैं, लेकिन भड़काते देश के खिलाफ में ही है। तो क्या सरकारी मदद का प्रसाद पाते रहे हुर्रियत नेताओं के अच्छे दिन लदने वाले हैं? संकेत तो ऐसे ही हैं। सरकारी सूत्रों से मिले एक आंकड़े के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं पर बीते 5 साल में 506 करोड़ रुपए खर्च हुए। अलगाववादी नेताओं के होटल बिल पर 20 करोड़ 84 लाख रुपए, उनकी गाड़ी के पेट्रोल डीजल पर 26 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च हुए, गार्ड के वेतन पर 309 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च हुए और पीएसओ की सैलरी पर 149 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च हुए। बीजेपी एमएलए राजेश गुप्ता के एक सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने यह भी जानकारी दी कि 481 लोगों को 708 गाड़ियां दी गईं। 440 राजनीतिक कार्यकर्ताओं, जिसमें से 294 अवर्गीकृत राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उन्हें होटल में सुविधा दी गई। राज्य सरकार के मुताबिक 22 जिलों के कुल 669 राजनीतिक कार्यकर्ता अवर्गीकृत सुरक्षा कवर में हैं। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले हुर्रियत के नेताओं पर जनता से वसूले गए टैक्स के पैसे क्यों खर्च किए जाएं? जनता की गाढ़ी कमाई पर हुर्रियत नेताओं को ऐश क्यों करने दिया जाए? ये सवाल कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार चला रही बीजेपी पूरे जोर शोर से उठा रही है। तो मेरा मानना है कि हाँ साहब, सो ये बिल्कुल सही कदम है कि सुरक्षा और विड्रॉ होना चाहिए। मेरा तो यह मानना है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला करके उनको जेल में बंद कर देना चाहिए और उनको ये लाइफ सेंटेंस मिलना चाहिए, और वो भी किसी कश्मीर के जेल में नहीं, वो किसी दूसरे जेल में। कॉन्फ्रेंस रुपए पैसे से कायम नहीं हुई है, रुपए पैसे की ज़रूरत महसूस होती है, इसमें दो राय नहीं। रुपए पैसे के बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन हम न रुपए पैसे से पैदा हुए हैं, न रुपए पैसे से जिंदा हैं, और न ही रुपए पैसे से चलते हैं। तो केंद्र की मोदी सरकार और कश्मीर की महबूबा सरकार की रणनीति साफ है। अलगाववादी नेताओं से सख्ती से निपटा जाए, कश्मीरियों का भरोसा जीतने की कोशिश हो और कश्मीर पर तमाम सियासी दलों को साथ लेकर चला जाए। दिल्ली में आज हुई ऑल पार्टी मीटिंग से भी यही संदेश आया। किसी भी सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं, और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रहे कि देश की अखंडता और प्रभुसत्ता को लेकर के किसी प्रकार का समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं। उलझते कश्मीर पर सुलझी रणनीति की जरूरत है और ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में जिन राहों पर आगे बढ़ना है उनकी पहचान हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। नाम ये पाकिस्तान का जपते हैं और हिंदुस्तान का पैसा इन्हें अपना लगता है।
सवाल यही है कि क्या इन अलगाववादियों के ऐश के दिन लदने नहीं चाहिए? घर के दरवाजे बंद हो तो बातचीत के दरवाजे आखिर क्यों खोले जाएं? तमाम सवाल है जो आज हम करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत शर्मा जी मौजूद है। हमारे साथ संजय झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। शबनम लोन जी जो कि एक्टिविस्ट और लॉयर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं कश्मीर से। हमारे साथ जयदेव राणाडे जी जो कि फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी है रॉ के, वो जुड़ गए हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के, यहाँ पर हमारे साथ है। प्रोफेसर हामिदा नईम जो कि चेयरपर्सन है KCSDS की, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले आपके पास आते हुए श्रीकांत शर्मा जी, आप कहते हैं कि सख्त रुख अपनाएंगे, लेकिन फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है ये सोचने में कि अलगाववादियों को पैसा देना या उस पर टैक्स पेयर का पैसा खर्च होना लगभग इस देश के गद्दारों पर पैसा खर्च करने के बराबर है? अंजना जी, कश्मीर की जो समस्या है 70 साल पुरानी समस्या है और जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तब से लगातार पाकिस्तान एक कॉन्स्पिरेसी कश्मीर को लेकर करता रहा है। पहले 3 युद्ध उसने लड़े प्रत्यक्ष रूप से और अब वो अप्रत्यक्ष रूप से कश्मीर पर युद्ध हमसे लड़ रहा है। लगातार उसको मुंह की खानी पड़ रही है और हमारी प्राथमिकता ये है कि वहाँ पर विश्वास बहाली हो, वहाँ पर विकास हो, अमन हो, शांति स्थापित वहाँ हम करना चाहते हैं और हम खुले दिमाग से वहां पर काम कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे हम लोग बातचीत करें जो भारतीय संविधान के दायरे के अनुसार बातचीत करना चाहते हैं। और लेकिन एक जो कॉन्स्पिरेटर हैं वहां, जो लगातार कॉन्स्पिरेसी करते रहे हैं और उनका वो ऐसे लोग हैं जो कश्मीरियत के भी दुश्मन हैं और कश्मीरियों के भी दुश्मन हैं और वो इंसानियत के भी दुश्मन हैं और वो हैं अलगाववादी। क्योंकि उनकी रणनीति है कि एक तो उनको भारत सरकार से खूब पैसा मिलता है, दूसरा पाकिस्तान से वो पैसा लेते हैं और जब टूरिस्ट सीजन होता है वहां पर अमरनाथ की यात्रा होती है। भारत सरकार से मैं एक मिनट, मुझे 30 सेकंड। भारत सरकार से क्यों पैसा मिलता है, यही तो मेरा सवाल है। आपके गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि अलगाववादी और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है, तो फिर क्यों पैसा खर्च हो रहा है? मैंने कहा ना आपसे कि अब तक जो चीजें वहां होती रही वो आज देश के सामने है कि कितने समय से उनको पैसा मिल रहा है। निश्चित रूप से इसके समाधान के लिए आज सब लोग मिले भी हैं और हम तो सबको साथ लेकर इसके समाधान के लिए आगे भी बढ़ रहे हैं। कि अब तक जो चीजें होती रही अब वो आगे ना हो। इनसे अपेक्षा थी कि ये लोग वहां अमन की शांति के लिए बहाली में वहां सहयोग करेंगे, लेकिन ये तो अशांति के दूत हैं। ये तो पाकिस्तान के कहने पर सारे काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से अब कोई अपेक्षा उन लोगों को भी नहीं रही है अंजना जी, जो दिल्ली में बैठकर इन सेपरेटिस्टों की वकालत करते हैं। उन लोगों ने भी ऑल पार्टी जो डेलीगेशन गया था उसके खिलाफ, ऑल पार्टी डेलीगेशन का मन नहीं था इनसे मिलने का, ना एजेंडे में था। वो लोग एजेंडे को भी लांग कर इनके घर गए और इन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। तो आज अलगाववादियों ने उन लोगों को भी संदेश दिया है कि ये शांति के पक्षधर नहीं है, अशांति फैलाना इनका मकसद है। इसलिए ऐसे लोगों से जो भी इनको सुविधाएं मिलती हैं, सुविधाएं अविलंब विड्रॉ हो और हमारी सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ रही है, आगे कदम उठा रही है। ठीक है। शबनम लोन जी, एक सवाल जल्दी से आपसे। हामिदा जी भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, हमीदा जी, लेकिन उससे पहले शबनम लोन जी, अलगाववादी और आतंकवादी में फर्क नहीं है, आप सहमत हैं इससे? ये अंजना जी, मैं सुन रही थी श्रीकांत शर्मा साहब की बात। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब किसी को सिक्योरिटी दी जाती है उसका बाज़ाब्ता एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। तो ये सवाल जो है ये आपको उन गवर्नमेंट से करना चाहिए जिन्होंने ये सुविधा उनको मुहैया की है, क्योंकि ये थ्रेट परसेप्शन के तहत बाज़ाब्ता दी जाती है। और दूसरा जो सवाल उठ रहा है कि जो यहाँ पे हमारे मेंबरान पार्लियामेंट आए थे और उनसे नहीं मिले, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले कंसेंसस न्यू दिल्ली से आना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे अपने इस डेलीगेशन में कंसेंसस नहीं था, मिले या ना मिले। फिर बाद में सीताराम येचुरी साहब और श्रीकांत जी आपको काउंटर कर रहे हैं, शरद यादव साहब, श्रीकांत जी आपकी बात से सहमत नहीं है। श्रीकांत जी मिलने की कोशिश अंजना जी, मैं आपके माध्यम से नहीं मैडम, मुझे एक जवाब दे दीजिए। शबनम जी, एक जवाब दे दीजिए कि आप जो कश्मीर के नौजवान बच्चे हैं उनके हाथ में जो पत्थर देते हैं, आप उनका समर्थन क्यों कर रही हैं? आप तो इस देश के संविधान में अपनी आस्था रखती हैं, आप तो बहुत बड़ी लॉयर हैं, तो आप इन अलगाववादियों की वकालत आप क्यों कर रही हैं? बिल्कुल, आप जो हमारे नौजवानों को बरगला रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, इन सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। जिन आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, जिन आतंकवादियों की पैरवी करते हैं, उनके लिए, उनकी वजह से ये सुरक्षा लेते हैं।
मुझे शबनम जी, ये देश की जनता को आप स्पष्ट कर नहीं, दीजिए, श्रीकांत जी, ये स्पष्ट करो कि अलगाववादी जो है आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और भारत के जम्मू कश्मीर के जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनको सुरक्षा के लिए रखते हैं। आप एक बात, नहीं, आप गिलानी साहब को क्या समझते हैं? नहीं, मैं गिलानी को कुछ नहीं समझता, मैं तो शबनम लोन से सवाल पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान का मेरे लिए गिलानी हो या कोई और हो, चाहे जितने भी जितने भी अलगाववादी हैं उनको एक ही कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप लोग एक बहुत डेंजरस गेम खेल रहे हैं कश्मीर में, और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप प्लीज शबनम देख लीजिए आप क्या डेंजरस खेल रहे हैं। क्या धमकी दे रही है आप क्या भारत सरकार को? नहीं, मख्तर हम तो जो है। डेंजरस लोग हैं शबनम उनके साहिबा क्या चेहरे धमकी दे रही है क्या भारत सरकार को? क्या डेंजरस गेम खेल रहे हैं डेंजरस लोग कश्मीर में? चेहरे से नकाब उतार रहे हैं, उनको हम नकाब उतार कर उनका घिनौना चेहरा दुनिया को और भारत के लोगों को दिखा रहे हैं। मेरे चिल्लाइए मत। कोई चिल्ला नहीं रहा है, ये धमकी दे रही हो क्या भारत सरकार को? अंजना जी, नहीं, आप ये बताइए डेंजर गेम कौन हम बोल रहे हैं, मौलाना अंसार साहब बोल रहे हैं कि धमकी दे रही हो क्या? पाकिस्तान के कहने पर नहीं, धमकी दे रही हो क्या भारत सरकार को? साहब आप चुप हो जाइए। आपके साथ किसी ने अरे मोर लॉयल टू द क्राउन देन द किंग। आपको मालूम ही कुछ नहीं है। आप चुप कीजिए। हमें इतना मालूम है कि हमारे पैसे पे पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, वो हमें मालूम है। अरे सुरक्षा हम दे रहे हैं, अरे पैसा हमारा लग रहा है, और सीना टूट के करे पाकिस्तान के हम हैं, हमारा पाकिस्तान है। अरे हमें इतना मालूम है। मैं यहाँ डराइए मत, अब डराने का वक्त खत्म हो गया। भारत सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम है, और हम आज तक के तमाम दर्शकों को आज तक की मार्फत मुबारकबाद देते हैं वजीर दाखिला को कि बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया। इनकी सिक्योरिटी वापस ले लेनी चाहिए, एक एक पैसे के मोहताज भी हो जाएंगे, फिर देखते हैं कहां जाती है भीख मांगने के लिए। पता ही नहीं है किसी चीज का। पाकिस्तान पासपोर्ट हमारा इस्तेमाल करेंगे, गाली हमें देंगे, पैसा हमारा इस्तेमाल करेंगे, झंडा पाकिस्तान का लहराएंगे, और आप हमें धमकी देंगे। आप डेंजर गेम खेल रहे। यहाँ आप लॉन साहिबा, धमकी देने की जरूरत नहीं है मुझे। हम उन लोगों को भी जानते हैं जो हाफिज सईद जैसे आतंकियों के कंधे पे हाथ रख के बैठते हैं, हम उनको भी जानते हैं। आप क्या धमकी दे रही है टीवी में बैठ करके? हाफिज सईद तो आपका दोस्त है, हमारा नहीं है। हमारा अगर दोस्त होता तो जिस तरह से सांप आस्तीन में पलता है ना, वैसा डंक मार देते हैं हम उसको। एक सेकंड। अरे आप मौलाना साहब आप उस ट्रिपल तलाक में ही रहिए। आपको तो ये क्यों? आपकी दुखती हुई रख पे हाथ रख दिया तो ट्रिपल तलाक आ गई क्या? वरना उनको तलाक दो। आपकी दुखती हुई रख पे हाथ रख दिया तो चिल्ला रही हैं आप। एक सेकंड, मैं अब इस बहस में हमीदा जी को भी शामिल करना चाहती हूँ। एक ट्रिपल तलाक में देखो क्या हो रहा है। हमें मालूम है ट्रिपल तलाक क्या हो रहा है। आपको समझाने में हमें आपसे समझने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल तलाक में जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए। एक सेकंड। मैं जानती हूँ आपको कितनी समझ है। अरे जाइए आप। एक मिनट अंजना जी, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ। शबनम जी, मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। नईम अख्तर हैं पीडीपी के वरिष्ठ नहीं, मैं सुनिए। वो एक मिनिस्टर है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हालात ठीक हो। तो उन्होंने परसों ईटीवी पे 7:45 पे ये बयान दिया कि सईद अली शाह गिलानी साहब इस कौम के सिपह सालार हैं। ये एक मिनिस्टर ने कहा। अब आप मुझे बताइए, ये डुअल गेम नहीं है तो क्या है? महबूबा मुफ्ती ने, उनके स्पोक्स पर्सन ने खत लिखा गिलानी साहब को कि मैं पहली मुसलमान लड़की हूं, मुझ पे तरस खा के मुझे यहाँ का मुख्यमंत्री बने रहने दीजिए। तो गिलानी साहब ने वापस खत में लिखा कि आप कह रही हैं कि मैं बेटी हूं, लेकिन बेटी को बाप बेटी से कैद नहीं होता। आप घर वापसी कीजिए। श्रीकांत साहब, मैं डाइवर्ट नहीं कर रही हूं, ये बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, आपको समझ आना चाहिए राष्ट्र हित में। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि महबूबा मुफ्ती अलग गेम खेल रही है? मैंने तो आपसे सवाल पूछे मैडम, आप तो भारत के संविधान में भरोसा करती हैं। आप मुझे इतना बता दीजिए कि जो डेंजर गेम जो अब तक खेलते रहे, हमारे सेंटीमेंट के साथ खेलते रहे, हमारे सेंटीमेंट के साथ खेलते रहे, हमारे बच्चों को बरगलाते रहे और अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते रहे, हमारे बच्चों के हाथ में पत्थर देते रहे, वो लोग डेंजर गेम खेल रहे थे कि अब हम लोग डेंजर गेम खेल रहे हैं? सबके विदेश में है।
बच्चे तो बिल्कुल बच्चे तो मिनिस्ट्रों के भी विदेश में है, बेटी तो महबूबा मुफ्ती साहिबा की विदेश में है। लेकिन जो कश्मीरियत का झंडा आगे लेकर बढ़ते हैं उनसे तो पूछा जाएगा। एक सेकंड, हमीदा जी को मैं शामिल करना चाहती हूँ। हमीदा जी, अलगाववादी और आतंकवादी में कोई फर्क नहीं है, मुझे सही है? समझ आता है। सुनिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं मालूम था ये यहाँ इतना शोर होगा कि इस वक्त लग रहा है कि एक ओपन वॉर आपने खोली है कश्मीर पर, और इसलिए वो सारे एलिमेंट्स लाए हैं जो सबसे बदतरीन इस वक्त बयानात दे रहे हैं, जो हकीकत से बहुत दूर हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है मुझे हिस्सा होना चाहिए ऐसे डिबेट का जहां का सिर्फ जिंगोइज्म एक सेकंड, अगर आप खतरनाक शोर तो अलगाववादी कर रहे हैं, सचमुच इससे खतरनाक शोर तो एक सेकंड हमीदा जी, इससे खतरनाक शोर तो अलगाववादी मचा रहे हैं कश्मीर में, वो शोर आपको सुनाई नहीं देती। एक सेकंड, इससे खतरनाक शोर तो अलगाववादी मचा रहे, वो शोर आपको नहीं सुनाई देती? बात नहीं है, वो शोर नहीं सुनाई देती। मैम, मैंने एक सवाल पूछा है, मेरे सवाल का आप जवाब दें। दीजिए, नहीं तो मैं मेरे सवाल का जवाब दें, मुझे बोलने दीजिए। मेरे सवाल का जवाब या तो आप मुझे बोलने दीजिए, या तो आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मुझे आपसे पहले ये बात जरूरी कहनी है, आप चैनल्स पे एक वॉर डिक्लेयर करते हैं कश्मीर पर, फिर कौन सा बहस हो सकता है? कूलली आपको एक सिविलाइज्ड डिस्कोर्स के जरिए बात रखनी है आगे, लेकिन आप तो पहले वॉर डिक्लेयर करते हैं। आप हमको पाकिस्तानी सोल्जर समझते हैं और आप एक तरफ से आपका मोहतरमा आप सबको कैसी बात कर रही हैं? कैसी बात कर रही हैं? हमीदा जी, कैसी बात कर रही हैं आप? सवाल यही है कि आप जैसे लोग एक बहस के लिए तैयार नहीं होते। मैं अपने मेहमानों को भी शामिल करना चाहती हूं। मैं आपके पास जयदेव राणा जी आना चाहती हूं। अलगाववादियों पर पैसा खर्च करना, इसके पीछे की सोच क्या थी इतने वर्षों तक? क्यों हम इनको फंड करते हैं? इसमें ऐसा है कि बहुत सालों से इनफैक्ट बहुत सालों से ये हम लोग बहुत नरम हमारी ट्रीटमेंट जो रही है बहुत नरम रही है कश्मीर के मामले में जी। और जहां तक ये पैसे देने का सवाल है, थिंकिंग ये सोच ये थी कि अगर हम इनको पैसे दें, हम शायद उनको अपने साइड में ला सके या हम उनको ल्योर कर सके पीस के रास्ते में, पर ये चली नहीं है। बहुत साल हो गए, ये लोग इनफैक्ट पैसे लेते रहे, हमसे भी पैसे लेते रहे, पाकिस्तानियों से भी, और अगर आप देखें बगैर काम किए हुए काफी उन्होंने आमदनी और जायदाद इकट्ठा की हुई है। तो ये तो सही है कि अब सरकार सोच रही है कि कुछ टफ मेजर्स लिया जाए, और टफ ये नहीं कि मतलब उनके खिलाफ, टफ यही कि जो हम लोग फायदा दे रहे थे इन लोगों को, जिसका हमको रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे, वो हम रोक दें। दूसरी बात रही सिक्योरिटी की जी। सिक्योरिटी ऐसे लोगों को क्यों दिया गया ये समझ के थोड़े बाहर ही है, पर इसीलिए हो सकता है कि बाकी के जो वहां पे जनता है उनसे बचाने के लिए, तो वो भी कुछ अजीब ही सिचुएशन है और मेरे ख्याल से नहीं रहने चाहिए। ठीक है, पर अहम बात, इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव इस पूरे बवाल के बीच जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी है राम माधव ने कहा है कि सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले बताएं कि कश्मीर पर सरकार की नीति आखिर क्या होनी चाहिए। सुनिए। कश्मीर मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के महासचिव राम माधव जी। ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था, विपक्ष कह रहा है कि वो फेल हो गया। नहीं तो गए क्यों? कोई फेल नहीं हुआ है। ऑल पार्टी डेलीगेशन इस देश के एक मत का एक प्रतीक है। हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर की हालात को ठीक करने की दृष्टि से कुछ वहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए हम लोग गए थे, हमारे नेता लोग गए थे। 300 लोगों से वहाँ बातचीत हुई, अच्छी तरह बातचीत हुई, उससे काफ़ी अच्छा प्रभाव जम्मू कश्मीर में पड़ा है। और आज ऑल पार्टी डेलीगेशन की ओर से जो बयान आया है वह पूरे देश का व्यू है, वो देश का एक मत का व्यू है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शबनम लोन जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ वही सवाल लेकर जो मैंने ब्रेक से पहले बोला था कि आखिर सैयद अली शाह गिलानी की जिंदगी
उस बच्चे से क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कश्मीर में इस वक्त कहीं पर भी किन्हीं वजहों से सड़कों पर आ रहा है और वो इस शोर का शिकार बन रहा है। और मैं हमीदा जी की बात पर भी रिएक्शन चाहती हूं आपकी तरफ से। ये प्रेजुडिस, ये आरोप जो ये लोग लगाते हैं कि हम कश्मीर पर जंग छेड़ते हैं, कभी आपको ऐसा लगा टेलीविजन पर हम जब बहस करते हैं तो फिर एक तरफ से सिर्फ आरोप मढ़ना सही है इनका? अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहती हूं कि हमारा जो कल्चर है कश्मीर का, हमारा कल्चर एथॉस जो है, हम चाहे अपने बुजुर्गों के साथ एग्री करें या ना करें, दिस इज अवर कल्चर। हम बुजुर्गों के साथ बहुत तमीज से पेश आते हैं। तो सईद अली शाह गिलानी साहब के साथ चाहे कोई पॉलिटिकल लेवल पे एग्री करे या ना करे, एक बात सही है, दिस इज अ फैक्ट दैट ही हैज ग्रेट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट थ्रू आउट द स्टेट। उनको कश्मीरी में यहाँ पर बब कहते हैं, बब मीन्स द फादर, एंड एवरीवन अक्रॉस पार्टी लाइंस। अंसार रजा साहब का एक सवाल है, ठीक है, ठीक है, ही इज नोन एज द फादर। शबनम जी बहुत अच्छी बात कही आपने। शबनम जी बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपके कश्मीर का कल्चर है अपने से बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। बेशक इज्जत होनी चाहिए, वो बुजुर्ग हैं, आप इज्जत कीजिए, कोई क्या कश्मीर के कल्चर में गरीब बच्चों के हाथ में पत्थर देकर के उनकी जान इतनी सस्ती है कि बुजुर्गों को इज्जत दी जाए और बच्चों की जान ली जाए? ये कल्चर है कश्मीर का। और अगर अंसार रजा बोले तो हमें तलाक का मशवरा दिया जाए कि आप तलाक पे बात कीजिए, कश्मीर पे बात करने की जरूरत नहीं आपको। ये कल्चर है आपके यहाँ का। अंजना जी देखिए, इस बात का भी मैं आपको जवाब दूंगी। देखिए, जिस दिन राजनाथ सिंह साहब यहाँ आए थे, उस दिन यहाँ की चीफ मिनिस्टर ने उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बल्कि उन्होंने एम्बैरस भी किया था राजनाथ सिंह साहब को, उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि मैंने इन बच्चों को आर्मी के बेगार से छुड़ा के लाया है। शी कंफर्म्ड कि आर्मी यहाँ पर बच्चों से बेगार करवाती थी, बॉन्डेड लेबर करवाती थी। और देखिए, ये चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा, हालांकि वो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, चीफ मिनिस्टर ने तो ये भी कहा है कि मस्जिदों से बाकायदा तौर पे ऐलान होता है कि अगर अपनी औरतों को बाहर निकालोगे तो गोली मार दी जाएगी, स्कूटी पे जाओगे तो गोली मार दी जाएगी। ये भी तो चीफ मिनिस्टर कह रही है। इसको आपने क्यों आज नहीं बोला? मौलाना साहब, आप क्या फजूल की बातें कर रहे हैं? मौलाना अच्छा, ये फजूल की बात हो गई। चीफ मिनिस्टर जो आपकी बोल रही है वो अगर हम बता दें आपको तो हम फजूल बात कर रहे हैं। हम आपकी माला जपते रहे, हम ये कहें कि कश्मीरी लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम पाकिस्तान का नारा लगा रहे हो तो हम अच्छे हैं। आपको मालूम है बॉन्डेड लेबर क्या होता है? मालूम है बॉन्डेड लेबर क्या होता है? हम सब जानते हैं, हम यहाँ जाहिल नहीं बैठे हैं कोई। बंदवा मुक्ता मोर्चा केस मालूम है ना? वो मालूम है ना आपको क्या है? मसला ये है कि अगर हम अपने मुल्क की भाषा बोले तो आपको तकलीफ हो जाती है। आप चाहती है कि आपकी तरह हम भी पाकिस्तान के नारे लगाएं क्या? एक सेकंड नदीम, आप हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए। हीरो हम नहीं बन रहे हैं। हीरो जो बने हुए हैं ना, उनकी हीरोगिरी हमारा होम मिनिस्टर निकाल देगा। अभी हीरो नहीं बन रहे हैं हम यहाँ। क्या अगर सारी हीरोगिरी हमारी भारत सरकार निकाल देगी। हीरो बनने की कोशिश करते हैं। नहीं शबनम जी, अगर कोई डिसेंट करे, आपकी बात से सहमत ना हो, सहमत ना हो तो हाँ ना मिलाए, तो ऐसा नहीं है कि वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। कौन विलेन बन रहा है कश्मीर का, उस पर चर्चा ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये बार बार हमीदा जी, मैं आपको अब शामिल करना चाहती हूँ। हमीदा जी, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम टीवी में डिबेट कश्मीर पर जंग छेड़ के करते हैं। मैं आप पर आरोप लगाती हूं, आप जैसे लोग युवाओं और बच्चों के जरिए इस वक्त भी सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, इस वक्त भी आपका टोन है, जिंदगी बर्बाद करने के लिए बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। सुनिए एक सेकेंड, क्यों डरते हैं आप मेरे सवाल से? बहुत हमने सुना। मैम क्यों डरती है मेरे सवाल से? डिस्कोर्स जो आपका सवाल है, तो पूरा होने दे। ये फाशिस्ट सवाल से मत डरिए। आपको पता है, जहां जिन बच्चों को जबरदस्ती, जिन परिवारों को घर में बंद रहना पड़ रहा है, जिनके लिए नौकरी पर जाना, पैसे कमाना मुश्किल हो रहा है, वो तंग आ चुके हैं आप लोगों के इस झूठे प्रचार से। आपने बंद रखा है, उन्होंने किसी को मजबूर नहीं किया रास्तों पर आने के लिए।
तो पाकिस्तान का गुण क्यों गाते हैं हिंदुस्तान में रहकर? अच्छा, तो फिर एक बात बताइए हमीदा जी, क्या ये बात उनके लिए जायज है कि वो पब्लिक के बीच में सीना ठोक के कहें पाकिस्तान के हम है, पाकिस्तान हमारा है? क्या ये बात जायज है? क्या ये बात जायज है उनकी? पाकिस्तान बकवास। देखिए हमीदा साहिबा, जितना कश्मीर हमारा है उतने 95% कश्मीरी भाई हमारे हैं। उन्हें अगर तकलीफ होगी तो हिंदुस्तान के एक आदमी को तकलीफ होगी। एक सेकंड, ठीक है, मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ मैम, एक सवाल मैं पूछती हूँ आपसे। मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ, मैं पूरे सम्मान के साथ मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या अलगाववादी, मैम क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ? क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ? सवाल पूछ सकती हूँ? जी। क्या कोई अलगाववादी अपने बेटे के हाथ में पत्थर देकर उसे सड़क पर भेजता है? विदाउट नॉइज उनको रेन इन कीजिए, फिर मुझे सवाल पूछिए। मैंने पूछा सवाल आपसे, सवाल सुनिए। क्या कोई अलगाववादी अपने बच्चे के हाथ में पत्थर देता है? प्लीज लिसन टू मी। क्या कोई अलगाववादी, इन्हीं से पूछिए कि इनका कोई बच्चा रोड पे गया क्या पत्थर मारने के लिए? किसी ने मत भागिए मेरे सवाल से। क्या कोई अलगाववादी अपने बच्चे के हाथ में पत्थर देता है कि जाओ सड़क पर? किसी ने आप मुझे जवाब दें। आप जवाब सुनेंगे कि नहीं? उनको चुप कराइए पहले, इस मौलवी साहब को चुप कराइए, मेरी बात सुनिए, सवाल का जवाब दें। यहाँ कोई किसी बच्चे के हाथ में पत्थर नहीं देता है। जहाँ रिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वहाँ मरने के लिए बच्चा तैयार होता है, इसलिए वो पत्थर उठाते हैं। मत कीजिए झूठा प्रचार। वो पत्थर उठाते हैं आपके रिप्रेशन। मत कीजिए झूठा मरने के लिए तैयार हो रहे हैं आप लोग। आप जहर फैलाने का काम मत करिए। गरीब कश्मीरी भाइयों का खून पीने के चक्कर में है आप लोग। बच्चों के भविष्य की गरीबों को मरवा ले रही हो। झेलम के अंदर जिस सिपाही को किसी वजह से सर संपर्क कट गया था। अंजना जी, इनसे पूछिए कि झेलम के अंदर जिस पुलिस की गाड़ी को झेलम नदी के अंदर डाल दिया, उसमें जो पुलिस वाला जो शहीद हुआ, क्या वो किसी माँ का बेटा नहीं था? इस मोहतरमा को, इनके मोहतरमा को उनकी माँ की आवाज, माँ की चीख नहीं सुनाई देती? मुझे क्यों? बीजेपी के नेता है, राष्ट्रीय सचिव है। जो कश्मीरी हमारे पुलिस वाले जो मारे गए, शहीद हुए हैं, उनके बच्चों की पुकार आपके कानों में नहीं आती क्या? तरफ से आप एक पुलिस वाले की बात कर रहे हैं। नहीं, पुलिस आपने झेलम नदी के अंदर जिनकी वकालत आप कर रही हैं, जिनकी पैरोकार आप बन रही हैं, जिनकी पैरोकार आप बन रही हैं, उन लोगों ने झेलम नदी के अंदर पुलिस की गाड़ी को झेलम के अंदर डाल दिया। मौलाना साहब आप चुप कीजिए, आपको कोई हक नहीं बनता बकवास करने। वो मौलाना साहब नहीं है, शब्दों का हक नहीं बनता, आपको जवाब देना पड़ेगा। मर्यादा रखिए। ये कैसे कह दिया कि आपको कोई हक नहीं बनता? क्या कश्मीर के गरीब मुसलमान नहीं है? कश्मीर के लोग इंसान नहीं है क्या? हिंदू या मुसलमान वो इंसान नहीं है क्या? आपसे अपेक्षा कभी नहीं है कि आप भारत के तिरंगे के सम्मान में कोई बात कहेंगी? आप जवाब संजय झा जी, बीच में सर संपर्क आपसे टूट गया था, मैं आ नहीं पाई थी। क्या अलगाववादियों को सरकार की तरफ से दिया जाने वाला पैसा खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए? संजय झा जी। आपके नेहरू, आप सुनिए। अंजना जी, मुझे मौका दिया जाए, यदि बीच में कोई न टोके तो मैं जवाब देता हूँ। संजय जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मैं इतना ही कहूँगा कि मुख्यमंत्री श्रीमती महबूबा मुफ्ती जी का मैं कश्मकश या दुविधा समझ सकता हूँ। अभी अचानक उन्होंने एक आक्रामक रुख अपनाया है, परंतु आप इस बात पर गौर कीजिए, वो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की, और उन्होंने एक बार नहीं 100 बार दोहराया है, सार्वजनिक तरीके से उन्होंने कहा है, कुछ दिन पहले कहा है कि उनके नज़रिया में कश्मीर समस्या का समाधान या सुलझन वो समझती हैं कि अलगाववादी हुर्रियत और आतंकवादी पाकिस्तान को भी इसमें हिस्सेदार बना के उनसे बातचीत या राजनीतिक आलाप करना अनिवार्य है। अभी आपके चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीकांत जी हैं, वो तो उनके साथ राज्य सरकार में है, वो केंद्र सरकार मोदी सरकार भी उन्हीं की है, तो आप उनसे साफ साफ हाँ या ना में इसका जवाब दीजिए, क्योंकि हम लोग सब समझते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, परंतु ये एक गंभीर और संजीदा समस्या भी है। तो इस मसले का हल कैसे होगा? एक तरफ महबूबा मुफ्ती जी कुछ और कहती हैं, भाजपा से पूछिए आप ये सवाल कि क्या वो अलगाववादी हुर्रियत से बात करेंगे हाँ या नहीं? श्रीकांत जी क्या जवाब वो पाकिस्तान से भी बात करेंगे हाँ या नहीं? इनसे पूछिए। श्रीकांत जी जवाब दीजिए। अंजना जी, हाँ। जिस तरह से ऑल पार्टी डेलीगेशन गया, जिस तरह से ऑल पार्टी डेलीगेशन में लोगों ने अपनी बात कही,
उससे एक व्यू पॉइंट आया है कि पूरे देश के सभी पॉलिटिकल लोग इस कश्मीर समस्या के लिए सबका मन है कि शांति बहाली के लिए प्रयास किए जाएं और उसमें जिन जिन लोगों से बात करनी है उनसे बात करें, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर बात करें। मुझे अपेक्षा थी कि संजय जी कुछ अच्छी बात कहेंगे, क्योंकि संजय जी आप बेहतर तरीके से जानते हैं 70 साल से समस्या है। तो आप हुर्रियत से बात करेंगे हाँ या नहीं? हम तो नहीं करते हुर्रियत से बात। आप इसका जवाब दीजिए कि आप हुर्रियत से बात करेंगे हाँ या नहीं? आप इसका जवाब दीजिए हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। भारत के तिरंगे के सम्मान में जो बात करेगा उससे बात करेंगे। और आप कुछ और कह रही हैं। आप मुझसे अभी तुरंत में सवाल पूछ रहे हैं। वो आप देखिए, वो आपके गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। आप लोग एक साथ जम्मू सुन लीजिए भाई, आप देखिए, आप राजनीति मत लाइए, आपका सरकार है जम्मू कश्मीर में। पानी डालने की बजाय घी डालने का आप महबूबा मुफ्ती जी कुछ और कह रही हैं। अरे सुन लो, आपके पास एक ही एजेंडा है कि सत्ता में आप हैं नहीं। आपको इस बात का जवाब देना चाहिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि भारत भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, राजनीति मत करिए, अरे आप ही के मोदी जी ने कहा है कश्मीर जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो भारतीय नागरिक नाक पाले हुए आप एक बात कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कुछ और कह रहे हैं, वही नाग है जो कश्मीर के बच्चों को डसने का काम कर रहे हैं। प्रवक्ता कुछ और कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, गठबंधन के जो पार्टनर है वो कुछ और कश्मीर पर राजनीति से कम से कम बाज आने की जरूरत है तमाम पार्टियों को। कश्मीर पर कम से कम राजनीति से बाज आना, एक सुर में बोलना पड़ेगा। मौलाना अंसार रजा साहब, एक सवाल आप हामिदा जी से पूछ रहे थे, पूछे हामिदा जी। समस्या के जो गुनाहगार बहुत जल्दी नाराज हो गई हैं। मैं खातून है आप, मैं इज्जत करता हूं आपकी, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो गरीब बच्चा जो रोड पे घूम रहा है उसकी जिंदगी में और अली शाह गिलानी साहब की जिंदगी में, यासीन मलिक की जिंदगी में, मीर वाइस की जिंदगी में कितना फर्क महसूस करती हैं? क्या आप नहीं जानती हैं कि ये लोग ऐश कर रहे हैं कि जमाने से बगैर किए हुए अरबों खरबों के मालिक बने हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और गरीब बच्चों के हाथ में पत्थर थमा करके रोड पे मारने को छोड़ दिया गया है, और आप हमसे करें कि आपको बोलने का हक नहीं है। हमीदा जी, एक अनपढ़ जाहिल गंवार बंदे से यही हम तवक्का कर सकते हैं, ये जो आप कहते हैं। सुनिए मेरी बात, अगर आप सचमुच कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं, जिस तरह आप यहाँ डिबेट करते हैं, इन डिबेट को बंद कीजिए। सुनिए, इनको रोकिए। मुझे लगता है गलत है, मुझे लगता हमीदा जी ये गलत है। मतलब सिर्फ पढ़ी लिखी गलत है। हम अगर आपकी औरत होकर के इज्जत कर रहे हैं तो आप हमें जाहिल कर रही हो। कभी इसको हल नहीं करना चाहिए। नहीं, आप एक मौलवी को इंसल्ट कर रही हैं। हमीदा जी, मोहतरमा एक मौलवी को इंसल्ट कर रही हैं। हमीदा जी, हमने अगर आपकी दुखती हुई रख पे हाथ रख दिया तो हम जाहिल हो गए। का काम कर रहे हम हैं। नहीं मानते ऐसे मौलवियों को जिनको कुछ मालूम नहीं है। आप माने, आपके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किसी को एक बात याद रखिएगा हमीदा जी, ये हिंदुस्तान हमारा है और इस मुल्क के लिए, कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए हम अपनी गर्दनें कटवा देंगे। तुम जाहिल कहो या कुछ भी कहो, हम जैसे को अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप लोग तो पाकिस्तान की दलाली करते हो। माफी आपको मांगनी चाहिए, जाइए कटवाइए, माफी आपको मांगनी चाहिए, जाइए कटवाइए माफी। अरे आप बीमार हैं, क्यों आ गई हैं आप डिबेट करने के लिए? गाय की गोश्त खाने के लिए गर्दन कटवाते हैं वहाँ, जाइए बकवास कीजिए। गोश्त आप इंसानों को खा रही हो, आप गोश्त खाने की बात कर रही हो, आप शब्दों की गरीब इंसानों का खून चूस रही हो आप लोग मिलकर के वहाँ भारत सरकार के पैसों पर। इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है हमीदा जी कि आपकी परेशानी वो शोर होनी चाहिए जो अलगाववादी कश्मीर में कर रहे हैं, वही शोर सबसे खतरनाक है। आवाज देश से भी आ रही है और सरकार की तरफ से भी। साफ कहा जा रहा है कि जिन अलगाववादियों ने अब तक हिंदुस्तान से भारत सरकार का, आम आदमी के टैक्स का पैसा लेकर उन पर खर्च होता रहा है, वो रुकना चाहिए, क्योंकि ये पैसा तो अपना समझते हैं हिंदुस्तान का, लेकिन नाम पाकिस्तान का जपते हैं। और इसी पर आज हल्ला बोल में भी तमाम मेहमानों ने कुछ ऐसा ही रुख साफ किया, क्योंकि सबका मानना है कि अलगाववादियों की आवाज हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रही है, उनके हक में रही है, और इसीलिए हिंदुस्तान का टैक्स पेयर का पैसा कम से कम इन पर खर्च नहीं होना चाहिए। हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।